दोस्तों, आज एक बार फिर हमारे साथ हैं करंट अनप्लग्ड के संपादक राजीव रंजन सिंह जी। राजीव जी, स्वागत है आपका नई परख के मंच पर। आज ये सोचकर मुझे हैरत हो रही है कि जब पिछला वीडियो हम लोगों ने बनाया था तो आपने उसमें एक तरह की भविष्यवाणी की थी, और वो भविष्यवाणी ज्योतिष आधारित नहीं थी बल्कि सूचना आधारित थी। इसलिए वो भविष्यवाणी महत्वपूर्ण थी। लेकिन जाहिर है लोगों ने उस भविष्यवाणी का उस वक्त इतना महत्व नहीं समझा। आपने कहा था कि वीकेंड पर या शनिवार या रविवार को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है। इस्तीफा एक ही शर्त पर, मतलब उसकी शर्त ये होगी कि अगर सरकार जंतर मंतर खाली कराने में नाकाम हो जाती है, तब उसके सामने उनका इस्तीफा कराने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाएगा। और आपने ये भी बताया था कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर वहां पर सीआरपीएफ बुला ली गई है, एम्बुलेंसेस जंतर मंतर के इर्द गिर्द खड़ी कर दी गई हैं, जो हम सब लोग देख ही सकते हैं। वहां पर थे, ऐसी परिस्थिति थी। बीच में एक हल्का सा लाठीचार्ज भी हुआ था, तभी लगा था कि शायद वही क्रैकडाउन अभी होने वाला है, लेकिन वो हल्का लाठीचार्ज ही होकर रह गया वो है। तो अंततः इन लोगों ने आपस में बातचीत करके निर्णय लिया होगा कि भाई अब तो परिस्थिति पूरी तरह हाथ से निकल जाएगी अगर हम लोग इस आंदोलन को डिफ्यूज करने के लिए, इस आंदोलन को बिखेरने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं कराते। और धर्मेंद्र प्रधान का आज इस्तीफा हो गया। उन्होंने 2 पन्ने का हिंदी में लिखा हुआ इस्तीफा हम लोगों ने पढ़ा है, उसका कोई मतलब नहीं है, बेकार की बातें हैं उसके अंदर सारी की सारी। भगवान जगन्नाथ की कृपा से उन्हें देश की सेवा करने का मौका मिला था, और वो कह रहे हैं भगवान जगन्नाथ की कृपा से वो देश की और उड़ीसा की सेवा दोबारा करेंगे। ऐसे लोगों से भगवान जगन्नाथ इस देश को बचाएं, वही सबसे ज्यादा उचित होगा। और आप ये बताइए राजीव जी कि आपको ये जानकारी कैसे मिली, और इसके क्या पहलू और हो सकते हैं, कि और क्या हो रहा है? क्योंकि आप तो नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तर के बिल्कुल नजदीक हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आपको भीतर से आपको गहरी सूचनाएं मिलती हैं जो दूसरों को नहीं प्राप्त होती। तो आप बताएं ये सूचना आपको कैसे मिली? जी धन्यवाद सर, अपने मंच पे बुलाने के लिए, और धन्यवाद ये याद दिलाने के लिए कि 2-3 दिन पहले ही मैंने प्लान बी बता दिया था कि प्लान बी क्या है। और मुझे आज पूरे देश भर से फोन और मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने शायद वो वीडियो देखा था और सब मुझे बधाई दे रहे हैं कि आपने 2 दिन पहले कैसे ये बोल दिया था। कोई भी इस सरकार में इस्तीफा 12 साल में आज तक कभी किसी ने दिया नहीं है इस तरीके से जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। तो मैं जो आप कहानी आपको बताने जा रहा हूं, ये सुन के होश फाख्ता हो जाएंगे आप लोगों के। ये वास्तविक कहानी है। आपने चूंकि पूछा कि मुझे इंफॉर्मेशन मिली कैसे, ऑफ कोर्स मैं सोर्स का नाम रिवील नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये आज के नहीं बहुत सालों के कल्टीवेट किए हुए मेरे स्रोत हैं, तो इनको किसी भी तरीके से खतरे में मुझे नहीं डालना है। परंतु मुख्यतः 2 बातें जो मैं आपको बताने वाला हूं, जिसको सुन के आप भी भौचक्के और आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इस न्यूज के पहले मैंने ये न्यूज बताया था कि पश्चिम बंगाल से 3,500 सीआरपीएफ के नौजवान और 1,500 जवान सीआरपीएफ के जम्मू कश्मीर से दिल्ली बुलाए गए, और वो भी एक दिन बाद जो है बाकी सब मीडिया ने दिखाना चालू किया। देखिए अभय जी, 2 घटनाएं हुई। एक तो ये कि सीआरपीएफ के अंदर में सुगबुगाहट थी। बहुत सारे आला अधिकारियों ने, जवानों ने कह दिया था कि हम अपने लोगों के ऊपर में गोली नहीं चलाएंगे, हम लाठीचार्ज नहीं करेंगे, हम खुद खड़े हो जाएंगे आपको बचाने के लिए। नेताओं को हमारे ऊपर से जो है आंदोलनकारी हमारे ऊपर से चले जाएं, हमारी शहादत हम दे देंगे, पर हम अपने लोगों के ऊपर में लाठियां नहीं बरसाएंगे, गोली नहीं चलाएंगे। तो जिन लोगों को लेके ये आए थे अपनी सुरक्षा के लिए, देखिए जो भी नेता कर्मचारी ये सब जितने भी हैं, जितने भी नेता हैं, ये तो अपनी रक्षा के लिए ये फोर्सेस पे डिपेंडेंट है। और जो जनता का आक्रोश और गुस्सा था उसको देख के मतलब ये नेताओं के होश उड़ गए थे, और ये इनके ऊपर में बैंक कर रही थी। और जब इनको समझ में आया कि ये फोर्सेस हमारे ऊपर गोली, मतलब जो आंदोलनकारी उन पर गोलियां चलाने से सीधा हाथ खड़ा कर दिया उन लोगों ने कि नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस की बदनामी सीआरपीएफ देख चुकी थी। जिस तरीके से छिया लेदर दिल्ली पुलिस का हुआ था, रैपिड एक्शन फोर्स का हुआ था, सीआरपीएफ किसी भी तरीके से ये तोहमत अपने सर पे लेने के लिए तैयार नहीं थी। एक चीज जो ये हुई, ये किसी को नहीं पता है, एकदम आपको मैं बहुत अंदर की जानकारी दे रहा हूं जो किसी को जानकारी नहीं है।
ये जब आरएसएस के और भाजपा के आला नेताओं को पता चला तो इनके होश उड़ गए। ये डर के साए में है, भय के साए में है। ये अभी तक अपोजिशन समझ नहीं पाया है, लोग समझ नहीं पाए, पत्रकार समझ नहीं पाए। ये अपनी जान बचाने के लिए भय के साए में है। और जिस तरीके से कई कार्यकर्ताओं की पिटाई हो रही है भाजपा के और इधर उधर पूरे भारतवर्ष में, पहली बार नरेंद्र मोदी डर गए हैं, अंदर से डर गए हैं, घबरा गए हैं। रात में 11:30 बजे रील बनाना जो है वो उसी का नमूना है। एक चीज तो ये हुई, इसमें बहुत कुछ सीआरपीएफ को आई सैल्यूट देम, उनका बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा ये कि बहुत बड़ी एक बैठक हुई थी, मैं जगह भी बता दूं, केशव कुंज दिल्ली में, ठीक है, वेन्यू भी बता दे रहा हूं सो दैट मतलब आप लोग तहकीकात जो बाकी पत्रकार देख रहे हैं वो कर सकते हैं अपने एंड पे। उसमें यह तय हुआ था कि भाई अगर नहीं आंदोलनकारियों को हटा पाए, पहली बात तो इस्तीफा नहीं देना चाहिए ये बोला था इन्होंने, पर अगर नहीं हटा पाए और जनता का गुस्सा ऐसा बरकरार रहा, ठीक है, और सीआरपीएफ ने हाथ ऊपर कर दिए, तो हमारे पास में कोई दूसरा चारा नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और उन्होंने बोला कि फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही लेना ही पड़ेगा। देखिए अभय जी, अभी ये लोग भय के साए में पहली बार आए, 12 साल में किसान आंदोलन में भी नहीं आए थे, और अब ये ऐसा हो गया कि 18 साल 20 साल 22 साल के बच्चों पे कौन लाठियां चलाएगा। मतलब वो ठीक है, पहले दिन दिल्ली पुलिस ने कर दिया, पर दिल्ली पुलिस की जो पूरे देश में बदनामी हुई है, जिस तरीके से उनको सवालों के कटघरों में रखा गया है, जिस तरीके से उनके ऑफिसर्स को जो महिलाओं पे हाथ उठा रहे हैं उनका नाम जो है सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, तो सब अब ये ऑफिसर लोग अपनी जान के लिए जो है ये घबराए हुए हैं। गलत काम तो कर दिया इन्होंने, अब गलत काम कर दिया तो कैसे मतलब अपने आप को बचाएंगे। तो कहने का अर्थ यह कि गुस्सा जो है, पब्लिक का जो आक्रोश है, इस आक्रोश ने भय के साए में डाल दिया। आप देखिए अमित शाह एकदम गायब है, सीन से गायब है, कहीं नजर नहीं आ रहे। दिल्ली पुलिस पूरी अमित शाह के अधीन है। दिल्ली पुलिस बिना अमित शाह के आदेश दिए हुए कुछ कर नहीं सकती है। कल अभय जी बहुत बड़ी यहाँ पे रैली हुई थी नागपुर में, मैं खुद गया था, आपको मैं भी व्हाट्सएप करूंगा फोटो। वहां मैं जाके सिर्फ बाहर से मैंने देखा कैसा क्या हो रहा है, बच्चों से बात किया, लोगों से बात किया। एनएसयूआई ने ऑर्गेनाइज किया था, पर सब एनएसयूआई के कार्यकर्ता नहीं थे, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे। और आप यकीन नहीं करेंगे, उनका ये कहना था कि राहुल गांधी ने बहुत बड़ी गलती की है, ये बोलते कि प्रधानमंत्री जो है वो माफी मांगे, जो तीसरी उनकी डिमांड है। बोले ये तो निर्लज्ज व्यक्ति है, हमेशा रोता रहता है, तो माफी भी मांग लेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए माफी मांग लेगा। तो बच्चे बोल रहे हैं, आप सोचिए। तो मेरा ये कहना है, मतलब बच्चे बोल रहे हैं कि एक निर्लज्ज व्यक्ति जो हमेशा रोता रहता है, उससे लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्यों डिमांड कर रहा है कि आप सिर्फ इस्तीफा, या आप जो है सिर्फ माफी मांगे, इस्तीफे की डिमांड क्यों नहीं कर रहा है। और उस पर बच्चे गुस्से में थे। मुझे ऐसा लगता है, देखिए मुझे मालूम नहीं राहुल गांधी के इर्द गिर्द किस टाइप के लोग हैं, कभी कभी तो मुझे उनपे भी शक होता है, ये मतलब किस तरीके के उनको ये जो है सजेशन देते हैं। पर राहुल गांधी किसी भी तरीके से बिना इस्तीफा लिए हुए प्रधानमंत्री मोदी के यदि मान जाते हैं, तो राहुल गांधी की अपनी रेपुटेशन जो है वो पूरी धरती में चली, मतलब खुद जाएगी। ये मैंने खुद कल जाके वहां आंदोलन में ये चीज महसूस किया, जब देश का बच्चा ये बोलने लगे कि इस्तीफा चाहिए प्रधानमंत्री का और लीडर ऑफ अपोजिशन इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहा, तब आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं पूरे इस पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर में, ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी के ऊपर में क्वेश्चन मार्क इस देश की जनता उठा रही है। तो ये अभी ये मेरी समझ जो है, पॉलिटिकल समझ, ये राइट टाइम है कांग्रेस को, बिछ जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, पर बिना प्रधानमंत्री का इस्तीफा लिए हुए ये माने नहीं। जी अभय जी। तो आपका कहने का मतलब ये है, एक तरह से आपका सुझाव भी है, विश्लेषण भी है, कि अब इस आंदोलन को एक नए मुकाम पर पहुंचना चाहिए और उसे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, अब उसे प्रधानमंत्री से माफी मंगवाने की बजाय उनके इस्तीफे की मांग करनी चाहिए। राहुल गांधी ने पीएमओ के सामने धरना देते हुए ये कहा भी था, उसको भी याद कर लेना जरूरी है। उन्होंने कहा था कि बच्चों को
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होना ही चाहिए, लेकिन बच्चों को धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं पिटवाया है, वो अमित शाह की पुलिस ने पिटवाया है। तो अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए, और चूंकि अमित शाह नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट करते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। ये राहुल गांधी के ही शब्द हैं बिल्कुल, जो उन्होंने अंग्रेजी में बोले थे। तो राहुल गांधी एक बार इस बात को कह चुके हैं, उनके लिए बहुत आसान है दोबारा नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग लेना, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। और ये काम राहुल गांधी बड़ी खुशी से करेंगे, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगना, उनको उसकी कोई तकलीफ नहीं होगी, बहुत आसान बात है उनके लिए, उन्हें अच्छा भी लगेगा ये काम करते हुए। तो आपका सुझाव ये है कि अभी आंदोलन नए मुकाम पर पहुंचे और नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के लिए सारे देश में आंदोलन हो। यही है ना, जब बच्चे ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए, ये देखिए क्या हो गया है अब बच्चों के अंदर में। ये अभय जी, अब हमारे से आपके से राजनीतिक विश्लेषक तक बात नहीं रह गई है। 18 साल 20 साल का बच्चा ये समझ गया कि इस देश का प्रधानमंत्री पथ भ्रष्ट हो गया है, अपने पद से कहीं और चला गया। जो अपने आप को प्रधान सेवक कहता था इस राष्ट्र के लोगों का, ये पथ भ्रष्ट प्रधानमंत्री खाली विदेशी दौरे करके अवार्ड जो है वो इधर उधर से हासिल करने का प्रयास कर रहा है। पप्पा न्यू गिनी और इस टाइप के राज्य जिसके नाम भी नहीं किसी ने सुने, वहां से अवार्ड लेके आ रहा है और अपनी गोदी मीडिया की मदद से अपनी वाहवाही कर रहा है। तो ये जो प्रधान सेवक अपने आप को कहने वाला आदमी था, इसका बहरूपिया चेहरा जो है इस देश के लोगों के सामने आ गया है। अच्छा, जब आप ये कह रहे हैं राजीव जी, तो इस चीज को, जब बच्चों की आवाज जो है, नौजवानों की आवाज जो है, वो तो नागपुर के कानों में भी पड़ रही होगी। अभी मैं आगे जो खुलासे करूंगा उससे आपको, प्लीज बोलिए। हाँ, मैं चाहता हूं कि आप आ जाएं उस खुलासे पर। जी। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जनता को अब समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति पथभ्रष्ट हो गया है, या तो पथभ्रष्ट हो गया है, ये शुरू से ही बहरूपिया था और देश को झूठे डायरेक्शन में लेके जा रहा था कि मैं बहुत बड़ा सेवक हूं, मैं प्रधान सेवक हूं। जो प्रधान सेवक रहता है वो लाखों करोड़ों लोगों को डिमोनेटाइजेशन के नाम पे लाइन में नहीं लगाता, और फिर उसके बाद में प्रोपेगेंडा के तहत 10 साल बाद धुरंधर जैसी मूवी पे अपनी स्वीकृति नहीं लगाता। तो कहने का अर्थ यह है कि लोगों में बहुत गुस्सा है। कल कम से कम 5 से 10 लोगों ने मुझे कहा कि हाँ, हम ISI एजेंट है, हम पाकिस्तानी एजेंट है, हम आंदोलन कर रहे, जो उखाड़ना उखाड़ लो। यानी लोगों के दिल और दिमाग से डर निकल गया है। अभी तक आप उनको पाकिस्तानी ISI जो भी आपके खिलाफ आवाज उठाए, आप इस तरीके की बात करके उसको अलग डायरेक्शन दे देते थे। अब देखिए, जब मैं उस आंदोलन में पहुंच सकता हूं, तो क्या आपको लग रहा है कि RSS का हेडक्वार्टर है, RSS के लोग नहीं होंगे वहां पे? बिल्कुल होंगे। कई तो मेरे परिचित थे, दूर से मतलब हाथ ऐसे बस दिखाना हुआ। पर कहने का अर्थ ये है कि जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, इतना अंदर जाके देख रहा हूं, तो क्या जो वहां पे जहां जिस इतने मतलब इंडिया के सबसे बड़े सोशल ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है, उसके लोग नहीं पहुंचे होंगे वहां पे? वो नहीं सुन रहे होंगे कि क्या क्या बच्चे बोल रहे हैं, क्या पब्लिक बोल रही है? तो अब मैं जो खुलासा आपको देने जा रहा हूं अभय जी, बहुत आपको जान के आश्चर्य होगा। RSS काफी ज्यादा गुस्से के मुद्रा में है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी इनका बनाया हुआ, एक ये था बीजेपी का, RSS का, इन लोग का बनाया हुआ जो ऐसे बहुत ऑनेस्टी का जो जामा था, वो जामा जो है बाहर निकल के पिक गया है। और अब लोग सवाल पूछने लगे हैं कि RSS को कौन फंडिंग कर रहा है, जो मैं पिछले 2 साल से सवाल जो है अलग अलग मंचों पे उठा रहा हूं। और अब ऐसा हुआ है कि RSS के कहने पे नरेंद्र मोदी ने, ध्यान से सुनिएगा, कहीं किसी मीडिया में नहीं आया, ये देवेंद्र फडणवीस को तलब किया है दिल्ली में। ये ब्रेकिंग न्यूज है। ये मैंने आपको अभय जी 2-3 घंटे पहले बताया था। ये हमको थोड़ा प्रोग्राम बनाने में लेट हो गया, बट अभी तक कहीं आ गया होगा तो नहीं मालूम, पर देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में तलब किए गए हैं और शिंदे जी जो डिप्टी CM है उनको भी बुलाया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। और जहां तक मेरी जानकारी है, देखिए, ये मुद्दा होने के पहले तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि मोदी अमित शाह के आदेश का उल्लंघन कर दे। ये वो मोदी और शाह हैं जो पर्ची से CM बनाते थे। ये वो मोदी और अमित शाह जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे हुए आदमी को उप मुख्यमंत्री बना देते थे। ठीक है, वो भी उसकी रिपोर्टिंग किसी दूसरे पार्टी के मुख्यमंत्री को, यानी मैं शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की बात कर रहा हूं। तो देवेंद्र फडणवीस, वो अपमान का घूंट जो है, जो 2-2.5 साल उन्होंने पिया था, वो उनके दिमाग में कहीं है।
और उनको बुलाया गया है। उनके सामने ये प्रस्ताव रखा जाएगा, मैं प्रस्ताव भी बता दे रहा हूं क्या रखा जाएगा। उनके सामने प्रस्ताव रखा जाएगा एजुकेशन मिनिस्टर बनने का, नेक्स्ट धर्मेंद्र प्रधान को रिप्लेस करने का। ऐसा माना जा रहा है देवेंद्र फडणवीस अर्थ मंत्रालय या गृह मंत्रालय के अलावा कोई दूसरा मंत्रालय मिलने पे किसी भी तरीके से दिल्ली आने में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, अब उनके कनपट्टी पे मतलब आप ये समझ लीजिए उनको जबरदस्ती जो है वो कुछ आर्म ट्विस्टिंग करके अगर उनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाने का प्रयास किया जाए तो बात अलग है। परंतु देवेंद्र फडणवीस के जो नजदीकी स्रोत हैं, जो मेरे भी स्रोत हैं, उनका ये कहना है कि एजुकेशन मिनिस्टर बनने के लिए भारत का सबसे बड़े राज्य का चीफ मिनिस्टर जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर बनने के लिए तो नहीं जाएगा। ठीक है, हमारे को या तो आप फाइनेंस मिनिस्ट्री दीजिए या हमारे को आप गृह मंत्रालय दीजिए। अब बात यह कि यदि देवेंद्र फडणवीस को बनाएंगे तो फिर नितिन गडकरी की घर वापसी हो जाएगी, नितिन गडकरी को घर बैठना पड़ेगा। अगर वो सिचुएशन हो जाती है तो फिर नागपुर में बड़ा कला कलेश होने वाला है। या आप मान के चलिए यहाँ की पॉलिटिक्स के लिए उसको समझौता कराने के लिए जो बात यहाँ पे अंदरूनी चल रही है, जिस दक्षिण पश्चिम नागपुर विधानसभा को देवेंद्र फडणवीस रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि गडकरी साहब सिर्फ तभी मानेंगे जब उनके बेटे को दक्षिण पश्चिम से विधानसभा का टिकट दे दिया जाए, देवेंद्र फडणवीस रिजाइन करें। अब ये सारी बातें यहां चल रही हैं, ये सारी बातें जो हैं ये अंदर खाने बातचीत चल रही है। इसमें से कितनी कन्वर्ट होती है ये आगे आने वाले 2-4 दिनों में हमें नजर आ जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। परंतु भय के साए में आज की डेट में पूरे के पूरे भाजपा के लीडर्स हैं। अमित शाह गायब है, नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, आरएसएस बहुत क्रोध में है और देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली तलब किया गया है। ये अभी तक की मेरे पास में इंफॉर्मेशन है। जी अभी आपने इतने जबरदस्त रहस्योद्घाटन किए हैं, इससे तो और इन रहस्योद्घाटनों की खास बात यह है कि इससे रहस्य खुलने की बजाय और घनीभूत हो गए, जो है ना, खुलने की बजाय और भी घनीभूत हो गए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि हम लोगों को घटनाक्रम के ऊपर और भी ज्यादा नजदीकी निगाह रखनी पड़ेगी, और भी इसमें बहुत कुछ पल पल परिस्थिति बदल रही है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंध भी बदलने के कगार पर हैं, नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के संबंध बदलने के कगार पर हैं, और पूरी सरकार के अंदर ये घटना जो है एक बड़े परिवर्तन का आगाज कर सकती है, और उससे उत्तर प्रदेश चुनाव की राजनीति और उसके बाद लोकसभा चुनाव की 2029 के चुनाव की राजनीति भी बदल सकती है। तो इस हद तक परिस्थिति जा सकती है। अभी तो ये देखा जाए तो प्रक्रिया की शुरुआत है, ये प्रक्रिया कहाँ जाकर रुकेगी ये नहीं पता है हम लोगों को। अभय जी देखिए, इसमें ऐसा है कि अर्थ मंत्रालय की जो बात कर रहे हैं देवेंद्र के लोग, मुश्किल ये आ रही है कि शक्तिकांता दास को ये ऑफिस कमिट कर दिया गया था। वो शक्तिकांता दास जिन्होंने इंडियन रुपी की ऐसी तैसी बैंड बजवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, ठीक है, तो बताया जा रहा है कि निर्मला सीतारमण जी को एचआरडी मिनिस्ट्री, नोटबंदी का काम भी उन्होंने करवा, उन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। मैं वही बता रहा हूं। देखिए शक्तिकांता दास को ये एडमिनिस्ट्रेशन इतना झेल क्यों रहा है? ये सबसे बड़ी आज की डेट में फाइनेंशियल जर्नलिज्म की स्टोरी है, इन्वेस्टिगेटिव, जो कोई नहीं कर रहा। शक्तिकांता दास जी और गौतम अदानी जी के कितने बढ़िया संबंध है, इस पे यदि कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो बहुत सारी चीजें खुल के सामने आएंगी। शक्तिकांता दास जी कैसे सेक्रेटरी से आरबीआई गवर्नर से पीएमओ, और अभी पीएमओ से सुना जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो क्या पूरे देश में एक ही होनहार व्यक्ति रह गया है जो हर जगह चल पहुंच जा रहा है? और ये होनहार व्यक्ति जो है, ये इसके पीछे कौन और दूसरा होनहार व्यक्ति है, ये देश जानना चाहता है, पहचान मतलब समझना चाहता है। और ये जहां जहां गए वहां गुफअप किया, इन्होंने भारी गुफअप किया है। ठीक है, खैर एनीवेज उस पर कभी और हम चर्चा करेंगे। पर कहने का अर्थ ये है कि मंत्रिमंडल में काफी फेरबदल आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं। ये तो पहला पत्ता गिरा है धर्मेंद्र प्रधान का। अब ये पूरा डिपेंड करता है, जो मैं आपको बीच में टोक के बोलना चाह रहा था अभय जी, सब डिपेंड करता है अपोजिशन पार्टी के ऊपर में। कांग्रेस, राहुल गांधी,
आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये जितने भी, तृणमूल कांग्रेस, जितने भी ऑपोजिशन में पार्टीज हैं, क्या ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके शांत हो जाने में ही भलाई समझेंगे? आप याद कीजिए, मार्क माय वर्ड्स, मैंने जो पिछला इंटरव्यू दिया था उसमें मैंने आपको कहा था कि मेरे आरएसएस के स्रोतों ने बताया था कि जितना गांधी को आरएसएस ने अध्ययन किया उतना कांग्रेस ने भी नहीं किया। ये चौरी चौरा वाला टाइप कोई एक माहौल बना के एक मॉरल ग्राउंड पे जो है वो आंदोलन को पीछे लेने का प्रयास करेंगे। राहुल गांधी उसमें नहीं आए, पर सोनम वांगचुक आ गए। सोनम वांगचुक ने क्या कहा कि पूरे देश के अंदर में दंगे होने की स्थिति बन रही है, इसलिए मैं अपना फास्ट रोक रहा हूं। जिस दिन मैंने ये आपको इंटरव्यू दिया उसी दिन रात में ये चीज हुई है, ठीक है। तो ये जो है, ये कहने वाली बात ये है अभय जी कि बड़े इमोशनल कार्ड्स आने वाले दिनों में प्ले होने वाले हैं। ये डिपेंड करता है कि अपोजिशन पार्टीज जो है वो कितना इन इमोशन कार्ड्स के फंदे में फंसती हैं। ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी इनको दोबारा नहीं मिलने वाली है सरकार पे प्रेशर बनाने की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। जल्दी ही हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे, क्योंकि अभी तो ये बिल्कुल शुरुआती है। अभी तक आंदोलन चल रहा था और अब सरकार के भीतर क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, राजनीति उसकी वजह से कितनी बदल सकती है, इन सब बातों पे हम लोगों को ध्यान देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, शीघ्र ही मिलते हैं।